नमस्कार। मनोविज्ञान के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उसी मनोविज्ञान के प्रथम एपिसोड में हमने बात की थी मानव के व्यक्तिगत विभिन्नताओं में हमने बात की थी मनोवैज्ञानिक गुणा के बारे में कि मनोवैज्ञानिक गुण। तो मनोवैज्ञानिक गुणा के बारे में बात करते हुए हमने मनोवैज्ञानिक गुणा के क्षेत्र के बारे में बात की थी। उसमें से एक है बुद्धि, और बुद्धि के बारे में हम बात करते हैं कि व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में बुद्धि एक बहुत ही बड़ा निमित्त है। किसी व्यक्ति की बुद्धि जानने से यह भी ज्ञात होता है कि वो अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने व्यवहार को किस प्रकार अनुकूलित करता है। समझ में आ रही? सामान्य जन बुद्धि के स्वरूप के बारे में जो समझते हैं, मनोवैज्ञानिक उससे थोड़ा सा भिन्न ढंग से इसे समझाने का प्रयास करते हैं। आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के व्यवहार का प्रेक्षण करेंगे, देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हाजिर जवाबी, निर्णय करने की क्षमता, शीघ्र सीख लेने की योग्यता वो उसमें पाई जाती है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, याद रखना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो शब्दकोश है उसमें बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। बुद्धि के प्रारंभिक सिद्धांतकारों ने भी इन्हीं गुणों को परिभाषित किया है। अल्फ्रेड बीने, याद रखना, अल्फ्रेड बीने बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक में से एक थे। उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता, अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है बीने ने। नेक्स्ट, विस्लर, जिनका बनाया हुआ बुद्धि परीक्षण बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विस्लर ने बुद्धि परीक्षण बनाया था, उसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। विस्लर ने बुद्धि को उसकी प्रकार्यात्मक के रूप में समझा, यानी उन्होंने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने में बुद्धि के मूल्य को महत्व प्रदान किया गया है। पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने में मैंने आपको समझा दिया था प्रथम एपिसोड। अगर याद ना आए तो प्रथम एपिसोड वापस एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो वेस्लर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वो समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, सउद्देश्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। ये परिभाषा एज इट इज आपके दिमाग में होनी चाहिए। बार बार पहुंच करके आप इसको थोड़ा सा सोचने का, समझने का प्रयास करें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9829 पर आप प्रश्न डाल सकते हैं, मैं आपके उत्तर दे दूंगा। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक जैसे गार्डनर, स्टर्नबर्ग का सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। कौन? गार्डनर और स्टर्नबर्ग कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि अपनी सक्रियता से उस पर्यावरण में परिवर्तन और परिमार्जन यानी सुधार भी करता है। चलिए अब बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे और यही सोचने वाली बात है। इन सिद्धांतों को मोटे तौर पर मनोमितिक यानी कि संरचनात्मक उपागम,
अथवा सूचना प्रकरण उपागम का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संवर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं अपन। मनोमितिक उपागम, ये ध्यान रखना, मनोमितिक, समझ में आ जाएगा आपको शब्द ये। इस उपागम में बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना है। मनोमितिक उपागम में क्या है, बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना है। ये व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के एक सूचकांक के रूप में व्यक्त करता है। यानी कि मनोमितिक ये मानता है, मनोमितिक उपागम में बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय। अब इस समुच्चय का पता कैसे चलेगा, उसके कार्य करने के तरीके से। समझ में आई ना, साधारण भाषा में कैसे कहेंगे, उसके कार्य करने के तरीके से। अब यह दूसरा उपागम देखते हैं, सूचना प्रकरण उपागम। इसमें बौद्धिक तर्कना और समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। सूचना प्रकरण उपागम में बुद्धि के बारे में यह निश्चित किया जाता है कि समस्या समाधान में कौन कौन से तरीके उपयोग करता है। इस उपागम का प्रमुख केंद्र बिंदु एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं पर होता है। बुद्धि की संरचना तथा उसमें अंतर्निहित विभिन्न विमाओं पर अधिक ध्यान न देकर सूचना प्रकरण उपागम बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार में अंतर्निहित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर अधिक बल देता है। अब यानी कि सूचना प्रकरण उपागम जो है वो यानी बुद्धि की संरचना उसके विभिन्न आयामक पर इतना जोर नहीं देता है, जोर देता है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर। कौन सी संज्ञा, किसी समस्याओं को हल करते वक्त जो जो उसने संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अपनाई है उस पर जोर देता है। ये थोड़ा सा आप सूचना प्रकरण उपागम समझ लेना। सूचना प्रकरण यानी कि वो सूचना जुटाता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? दैट इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों उपागम में कुछ प्रतिनिधि सिद्धांतों का बारे में कुछ बात करते हैं। बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले अल्फ्रेड बिने प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। एक प्रश्न यहां कंफर्म आ सकता है। बिने के पहले बुद्धि के संबंध में साधारण वर्णन भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परंपराओं में उपलब्ध अनेक दार्शनिक निबंधों में मिलता है। यानी कि बिने ने सबसे पहले यह परिभाषित करने का प्रयास किया है औपचारिक रूप से। बिने द्वारा दिया गया बुद्धि का सिद्धांत बहुत ही सरल प्रकार का है, क्योंकि इस सिद्धांत की उत्पत्ति अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने के प्रयासों के अंतर्गत हुई है। बिने ने अधिक बुद्धिमान, कम बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, कम बुद्धिमान पहचान करने की प्रक्रिया के दौरान ये सिद्धांत की उत्पत्ति करी है। ठीक है ना? इसलिए बिने ने बुद्धि को योग्यताओं का समुच्चय माना, जिसका उपयोग व्यक्ति के पर्यावरण में स्थित किसी एक अथवा समस्त समस्याओं का समाधान करने में किया जाता है। यह ध्यान रखना। उनका सिद्धांत बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब अगर एक कारक सिद्धांत आए परीक्षा में तो बुद्धि को विभिन्न योग्यताओं का एक समुच्चय, दैट इज राइट। जब मनोवैज्ञानिकों ने बेने द्वारा निर्मित किए गए बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्तियों से प्राप्त आंकड़ा का विश्लेषण करना प्रारंभ किया, एक्चुअली में बिने ने क्या कहा, बुद्धि की योग्यताओं का समुच्चय,
बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय। इस आधार पर लोगों ने जब काम करना शुरू किया, लोगों से आंकड़े जुटाए, तो बीने गलत विवादग्रस्त हो गया। 1927 चार्ल्स स्पियर्समैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने प्रदर्शित किया है कि बुद्धि के विधि, उन्होंने प्रदर्शित किया है, हालांकि ये सिद्धांत जो है, कारक विश्लेषण जो है, द्विकारक विश्लेषण जो है, सांख्यिकी विधि पर आधारित है। जैसे उसने बताया कि बुद्धि में एक सामान्य कारक होता है जी फैक्टर, और एक विशिष्ट कारक होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर जो प्राथमिक है, जो सभी प्रक्रियाओं में काम आता है। एस फैक्टर जो विशिष्ट प्रक्रियाओं में काम आता है। आप खुद जानते हैं कि आप खुद दीवार खींच सकते हैं, पर टेढ़ी मेढ़ी खींच सकेंगे। आप खुद बोल्ट कस सकते हैं, पर ढंग से नहीं कस पाएंगे, क्योंकि सामान्य बुद्धि आप में सब में विद्यमान है। एक्सपेरिमेंट का स्पष्ट मानना है, ठीक है ना। श्रेष्ठ गायक, वास्तुकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी आदि एस फैक्टर में उच्च स्तर के हो सकते हैं, परंतु उनमें विशिष्ट क्षेत्र में संबंधित विशिष्ट योग्यताएं भी होती है, जिनके कारण वो अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद लुईस थ्रस्टन, तो एक्सपेरिमेंट का द्विकारक सिद्धांत जी फैक्टर और एस फैक्टर, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। 1927, ठीक है ना, 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था, यह भी ध्यान रखना। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट के बाद लुईस थ्रस्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है। ये कहा है लुईस थ्रस्टन ने। बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है, यानी कि जी फैक्टर, सामान्य कारक, ये उसका सपोर्ट कर रहा है। किसका? एक्सपेरिमेंट का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन कौन से? वाचिक बोध, यानी शब्द, संप्रतियां और विचारों का अर्थ समझना, वाचिक बोध। संख्यात्मक योग्यताएं, संख्या का मतलब समझना, ठीक है ना। देशिक संबंध, दूर, पास, इधर उधर, इसका नियतार्थ तो समझेंगे कि नहीं समझेंगे। प्रात्यक्षिक गति, विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की गति। शब्द प्रवाह, शब्दों के प्रवाह और नम्यता के साथ उपयोग कर लेना। आपको कब बुरा मैं जब एक ही शब्द अलग अलग पिच से बोलता हूं, तो आपको वो ही शब्द बुरा लग सकता है और अच्छा भी लग सकता है, पिच चेंज होते ही। समझ में आ रही नहीं आ रही? स्मृति, सूचनाओं के पुनः स्मरण में परिशुद्धता और आगमनात्मक तर्कना, दिए गए तथ्यों से सामान्य नियमों को व्युत्पन्न करना, आगमनात्मक तर्कना। जैसे एक्चुअली में, जैसे राम मर गया, श्याम मर गया, वो मर गया, फलाना मर गया, तो ये निष्कर्ष निकल गया कि यार अब मुझे भी एक दिन तो मुझे भी मरना है। दैट इज कॉल्ड आगमनात्मक तर्कना। चलिए, एक और, आर्थर जेनसन ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि योग्यताएं 2 स्तरों, प्रथम स्तर लेवल 1, द्वितीय स्तर लेवल 2 पर कार्य करती है। प्रथम स्तर साचर्यात्मक अधिगम होता है, जिसमें आगत और निर्गत लगभग समान होते हैं, यानी कि रटने वाली पद्धति, साचर्यात्मक संबंध, ठीक है ना।
आगत और निर्गत, आपने रटा एल ओ के लुक और आपने बोला भी एल ओ के लुक, डजेंट मैटर, आपने अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं किया। ठीक है। द्वितीय स्तर पर संज्ञानात्मक क्षमताओं का होता है, जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित कर देते हैं। आगत को एक प्रभावी निर्गत, आपके पास जो इनपुट मिले हैं उस इनपुट के आधार पर एक आप जबरदस्त निष्कर्ष निकाल लेके आगे, दैट इज संज्ञानात्मक क्षमता, यानी कि द्वितीय स्तर। ये किसका है? आर्थर जेनसन का, याद रखेंगे। अब है जेफी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल को प्रस्तुत किया है, बुद्धि संरचना प्रस्तुत किया है, जिसमें बौद्धिक विशेषताओं को 3 विमाओं में वर्गीकृत किया है। ठीक है ना, जिसमें संक्रियाएं, विषय वस्तु, बहुत मतलब एक लॉजिकल चीजें, उत्पाद, ये 3 विमाओं में वर्गीकृत। संक्रियाओं से तात्पर्य बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से है। इसमें संज्ञान, स्मृति अभिलेखन, स्मृति प्रतिधारणा, अपसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन, मूल्यांकन की क्रियाएं होती है। विषय वस्तु का संबंध उस सामग्री या सूचना के स्वरूप से होता है जिस पर व्यक्ति को बौद्धिक क्रियाएं करनी होती है। ये जो हमारे पास आती है, हमारे जो पास आती है इंद्रियां से, प्रतीकों से, अर्थ विषयक शब्दों से या व्यवहारात्मक अभिव्यक्तियां, आवश्यकताओं से। और उत्पाद का अर्थ है उस स्वरूप से होता है जिसमें व्यक्ति सूचनाओं प्रक्रम पर कार्य करता है और उत्पादों को इकाई, वर्ग, व्यवस्था, रूपांतर, निर्धारण में वर्गीकृत करता है। यानी कि बस आपको यहां आपको गिलफोर्ड क्या जो कहना चाहता है, आपकी ज्ञानेंद्रिया, चाहे बाह्य ज्ञानेंद्रिया हो चाहे आंतरिक ज्ञानेंद्रिय, आंतरिक मन, इनके द्वारा जो इनपुट मिलते हैं उस पर आपकी प्रक्रियाएं होती है, मानसिक क्रियाएं होती है। फिर जो निष्कर्ष निकलता है उस वो एक उत्पाद के रूप में होता है और उसी के अनुसार आपका व्यवहार होता है और यही बुद्धि का कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि इस दूसरे एपिसोड आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। गुड नाइट।